हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज है हमारा इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और आगे के एक दो और चैप्टर जो आगे होंगे। ये क्लास भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से भर भर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। जो हिंदी मीडियम में है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं वो आप सामने रख के पढ़ना। अगर मैं कोई चीज़ इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो मैं बता दूंगा आपको कि आपको वो आपके नोट्स में भी मिल जाएगी, तो आपको समझने में ज़्यादा कुछ परेशानी आएगी नहीं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपको कल भी हमने पढ़ा था, कौन से पार्ट में दिए गए हैं। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए हम थोड़ा सा जो मेन आर्टिकल्स है वो तो हमें याद रखना ही है। टोटल एक और चीज़ बता दूं आपको मैं, जो अपना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपको 7 फंडामेंटल राइट्स मिलते थे, लेकिन जो एक फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी भी बोलते हो आप उसको डिलीट करके एक अलग आर्टिकल में डाल दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था। ये किसमें? आर्टिकल 300A में। तो अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं? 6। ठीक है, चलो हम इनको आर्टिकल वाइज पढ़ते हैं थोड़ा। आर्टिकल 12 में डिफाइन करा गया है कि स्टेट यानी कि जो अपने अधिकार है, ये इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, किसकी जिम्मेवारी है ये। ठीक है, कि कौन अपने को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अपनी गवर्नमेंट कंपनीज हो, पंचायत हो, लोकल बॉडीज हो, सब कुछ, ठीक है, वो सारी अंडर आ जाएंगी अपने स्टेट के। ठीक है, कि ये स्टेट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 13 ये बताता है कि अगर कोई भी कानून बना है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से नहीं है तो उस कानून को वॉइड यानी कि एक तरह से निरस्त किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ अब अपना पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, आर्टिकल 14 हमें बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के आगे सभी बराबर रहेंगे, किसी को स्पेशल प्रोविजंस नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोविज़न आता है इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अमेरिका से लिया है, कि हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी इक्वल सर्कमस्टांसिस में। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा डिटेल में है, HCS वगैरह के लिए आपको इतने डिटेल में भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि ये मान लो कि आप एक आदमी रिच है और एक पुअर है, अगर उनका कोई केस है, मैटर है, तो ये क्या इक्वल सर्कमस्टांसिस हुआ? बिल्कुल भी नहीं। एक रिच है, एक पुअर है, एक हो सकता है बहुत बड़ा वकील कर ले, एक हो सकता है उसके पास वकील करने के पैसे ही ना हो। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड अनइक्वल सर्कमस्टांसिस। ठीक है, और उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहती हैं, जैसे आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट गवर्नर हुआ, 368 मतलब इन चीज़ों में क्या है कि जो प्रेसिडेंट गवर्नर है उन पर वो कानून, मतलब जैसे उनके ऊपर अगर कोई केस होगा तो वो नहीं हुआ जाएगा, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं जब वो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर होते हैं। नॉर्मली आपको क्या याद रखना, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 में स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, वुमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लास etc। मतलब ये चीज़ क्या है कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, एक्सेप्शंस क्या है कि फीमेल के लिए हमें रिजर्वेशन दी है, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, बैकवर्ड क्लासेस AWS वगैरह के लिए कुछ प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें, ये कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, पार्लियामेंट के कहने से रेजिडेंस, बैकवर्ड क्लास, जो रिजर्वेशन वाला सीन, एक्सेप्शंस इनमें भी आ जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू अनटचेबिलिटी, ग्रुप डी के लिए तो आप इसको अपना दीवार पे भी लगा लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो हम अपने नेम के आगे सुफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ करते थे ना, अब हम उनको नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आता है अपना राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आज़ादी का अधिकार 19 से 22 तक ये है। आर्टिकल 19 में 6 टाइप की फ्रीडम आपकी प्रोटेक्ट करी गई है, वो क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन यूनियन, फ्री मूवमेंट, रेजिडेंस सेटलमेंट, प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, पीसफुल
गैदरिंग कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, अपने के देश में कहीं भी घूम फिर सकते हो, ठीक है, कहीं भी आप अपना घर बना सकते हो, कोई भी आप व्यापार कर सकते हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी सेंसिटिव जोन में चले जाओ, है ना, या फिर अंडमान निकोबार में जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जिनका जो कल्चर है वो बहुत संभाल के रखा गया है कि कोई अलाउड नहीं है, ऐसी जगह पर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? फॉरेन रिलेशंस, आप कुछ ऐसी बात बोल दो कि दूसरे देश के साथ रिश्ते खराब हो जाए, पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, कंटेम्प्ट हो जाए, या देश की सॉवरेनिटी पे हर्ट हो जाए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 20। इसमें क्या है कि कोई भी जो कानून बना है, मान लो कि आपने कोई क्राइम करा हो, वो जो कानून उस टाइम पे होगा वही आप पर लागू होगा, पुराना नहीं। कि इसमें नो एक्सपेक्टो लो, नो डबल जियो पार्टी, आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने खुद के लिए आप गवाह नहीं बन सकते, सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। आगे नॉट अवेलेबल अंगेट प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं करा है और आप पर शक है कि आप क्राइम कर सकते हो, तो पुलिस आपको 3 महीने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही आपका राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा, राइट टू इंटरनेट, इसी में ही आएंगी चीज़ें। और जो आपका आता है कि आप अपनी मनपसंद से मैरिज वगैरह कर सकते हो, आर्टिकल 21 आपका राइट टू लाइफ में ही आएगा। आर्टिकल 21A ये 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसमें क्या है कि राइट टू एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपलसरी, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको ग्राउंड इन्फॉर्म किया जाएगा, आप अपना वकील को चूज करने का आपका अधिकार है, और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में आपको पेश किया जाएगा, ठीक है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ऊपर पड़ी थी, 3 महीने की लिमिट है, और उसके आगे भी बढ़ाई जा सकती है एडवाइजरी या फिर किसी बोर्ड के साथ कंसल्ट करके, उनके साथ मशवरा करके। अपना तीसरा फंडामेंटल राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक सेकंड देना, तीसरा ये हो गया, और चौथा हो गया अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अपना 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, फोर्स लेबर वगैरह बैन है, जो बंधुआ मजदूरी, ये सारी चीज़ें बैन है। आर्टिकल 14 में चिल्ड्रंस राइट के बारे में बात करी गई, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 28 अपना ये आता है राइट टू रिलीजन में। 25 में क्या है कि आपको कोई भी धर्म आप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, कोई वो नहीं है, या फिर आप ना भी मानो किसी भी धर्म को, वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें आप पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। 26 में आपको अधिकार है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो कि आपके रिलीजन में क्या है क्या नहीं। 27 में टैक्सेशन से फ्रीडम मिलती है जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं। और 28 में, और ये एक सेकंड 28 और 29 ये उसमें आ जाएंगे कल्चरल, और 25 से 28 राइट टू रिलीजन, हाँ ठीक है। 29-30 आ जाएंगे अपने एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स में। माइनॉरिटी अपने कौन कौन सी डिफाइन करी गई हैं? लिंग्विस्टिक और कौन कौन सी माइनॉरिटी डिफाइन करी गई है? एक लिंग्विस्टिक बेस पे और दूसरी रिलीजियस बेस पे। अब इसमें क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 29 में दिया गया, और 30 में माइनॉरिटी अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी इस्टेब्लिश कर सकती है। और लास्ट आर्टिकल आता है अपना, देखना ये 4 हो गए थे, ये हो गया अपना 5वां, और ये 6ठा है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर आपके अधिकार आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो लागू नहीं हो रहे हैं, तो आप उनके एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। पहले ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती थी आर्टिकल 32 में, लेकिन आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट होंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे, तो वो 5 तरह के रिट्स इशू करेंगी। एक है हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है कि कोई अनलॉफुली अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया पुलिस ने, तो कोर्ट ऑर्डर देगी कि उस पर्सन को लेके आओ। मैंडेमस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करेगी उनकी ड्यूटी को फॉर्म करने के लिए। मैंडेमस मतलब कि वी कमांड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, मतलब कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक देगी अगर वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर अपनी जो ज्यूरिडिक्शन उससे आगे बढ़ रहे हैं। सर्श्योरारी, इसका मतलब क्या है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर को क्वेश्चन कर देगी और अपने आप पर ट्रांसफ़र करा लेगी। क्यो वारंटो मतलब अंडर ब्रीच वारंट, अगर कोई पब्लिक ऑफिस में कोई ऑफिसर इलीगली बैठा है तो उसके खिलाफ भी
रिट इशू करी जा सकती है कि उसके पास क्या अधिकार है वो ऑफिस को हैंडल करने का। ये 33, 34, 35 ये अपने मिलिट्री राइट्स के रिगार्डिंग चीज़ें आती हैं। ठीक है, अपना फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुआ। इतना ही है, जो जो चीज़ें आपको बताई गई वो आप याद रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व, वैसा कुछ इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। आपको हिंदी में जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं आप उसमें भी देख सकते हो ये चीज़ें। अब ये अच्छा, एक चीज़ रहेगी पीछे, जो आपने ये देखा था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, मतलब ये जस्टिसिएबल है नेचर में। ठीक है, कोर्ट इनको इन्फोर्स करवा सकती है। ये टर्म आपको बिल्कुल याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं जस्टिसिएबल होते हैं और ये पॉलिटिकल इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। और जो DPSP हैं अपने, ये इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं और ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। अगर सरकार इनको फॉलो ना करे तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट इनको एनफोर्स करने के लिए ऑर्डर देगी, आप नहीं जा सकते हो कोर्ट। ये पार्ट 4 में दिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, आयरलैंड से बोरो करें, नॉन जस्टिसिएबल है। वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट होती है कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। और ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि सरकार के ऊपर मॉरली है कि वो इनको फॉलो करे, यानी कि बाउंड वो भी नहीं है, बस ये है कि भाई अच्छी बात अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो। इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। वैसे तो ये डिवीज़न वैसे है कि जो इनका नेचर है, इन जो भी प्रिंसिपल्स हैं इनका, लेकिन ये ऐसे करोगे तो आप थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। और कुछ मेन है वो मैं आपको बता दूं कि जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल 38, इसमें क्या सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने का जो कानून वगैरह है सरकार को, वो सारी चीज़ें बताते हैं और ये 44वीं अमेंडमेंट से ऐड करे गई। ठीक है, आर्टिकल 41 याद रखोगे, राइट टू वर्क एजुकेशन। और आर्टिकल 43A वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, ये बिल्कुल याद रखोगे। और आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ, ये इसके बारे में बताता है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखे गए हैं तो आपको ये याद रखने ही रखने हैं। गांधीयन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विलेज पंचायत आर्टिकल 440 में दिया गया है। 43 में कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करी गई है। 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। ठीक है, और आर्टिकल 48 जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न एग्रीकल्चर और एनहांसमेंट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल में आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 49 नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 50 कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट रहेंगे। और 51 इंटरनेशनल पीस और ट्रीटीज़ उसको प्रमोट करना। ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ये बेसिक चीज़ें हमने इसकी बात करी ली। फिर नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल संविधान में नहीं थी, ये पार्ट 4A में आती है क्योंकि ये बाद में ऐड करी गई हैं आर्टिकल 51A में। ठीक है, 36 से 51 तक DPSP थे अपने, अब 51A में ये ऐड कर दी गई फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड करी गई थी और ये तब 10 करी गई थी। और 66 अमेंडमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11वीं ड्यूटी भी ऐड कर दी गई थी कि जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाली, और ये भी नॉन जस्टिसिएबल ही होती हैं। ठीक है, ये एक बार आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे नज़र डाल लेना क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एक इसमें है, एक सेकंड देना, ये प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, ये ड्यूटी है। और दूसरा एक मोन्यूमेंट वाला आपने ऊपर पढ़ा था वो DPSP है। यहाँ पर एक स्टेट का काम है और एक आपका काम है। ठीक है, इन चीज़ों में आपको डिफरेंस बना के बिल्कुल चलना है। यहाँ पर आपको कुछ आया था, ये देखो 49 नेशनल मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, इसकी जिम्मेवारी है सरकार की। और पब्लिक प्रॉपर्टी आ जाए जहाँ पर, वो इस ड्यूटी है आपकी कि उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम संविधान को कैसे चेंज कर सकते हैं, या संविधान का कोई प्रोविज़न है फंडामेंटल राइट का हुआ या किसी और चीज़ का हुआ कि उसको चेंज कैसे करेंगे। इसको हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। ठीक है, जो प्रोसेस है अमेंड करने की संविधान को, वो पार्लियामेंट में ही शुरू होगी। पार्लियामेंट यानी कि सेंटर्स में ही शुरू होगी, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी हो सकती है। मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है नॉन मिनिस्टर, कि वो MP तो है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, कोई भी शुरू कर सकता है। और प्रेसिडेंट की कोई पहले परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दोनों हाउस में अलग अलग पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ें लिखी हैं, अगर
फेडरल प्रोविजंस को अमेंडमेंट करना है। फेडरल में क्या हो गया, सेंटर, फेडरल क्या होता है, सेंटर प्लस स्टेट, यानी कि जब गवर्नमेंट 2 या 2 से ज़्यादा लेवल में डिवाइड हो उसको फेडरल कहेंगे। अब जहाँ पर 2 लेवल्स की बातें आ गई, सेंटर स्टेट की बातें आ गई, तो वो स्टेट द्वारा भी रेटिफाई होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा। और ये ऐड करा गया था 24वीं अमेंडमेंट से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट है, कुछ सिंपल मेजोरिटी से पास होंगी, कुछ स्पेशल से होंगी, कुछ स्पेशल प्लस स्टेट कंसेंट। देखो सिंपल मेजोरिटी कौन सी है, जो आपने पढ़ी थी ना 2-3 वाली आर्टिकल वाली, एमपी की सैलरी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन, इन सब में सिंपल मेजोरिटी से चीज़ें हो जाएंगी। या फिर जो सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं वो सब। स्पेशल मेजोरिटी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रोविजंस जो भी हैं उनमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट कंसेंट जहाँ पर फेडरल फीचर्स चेंज करने होंगे, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में भी सेंटर स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ना, दोनों के एमपी एमएलए। ठीक है, सेंटर स्टेट पावर जो डिवाइड करनी हो, सेंटर स्टेट करंट लिस्ट, वो चीज़ें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, या खुद आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या है, इसी के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी जाती हैं। ये अगर चीज़ें चेंज करनी होगी तो स्टेट की कंसेंट लगेंगी, क्योंकि इनमें ये दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब अपने कुछ रिसेंट अमेंडमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अब करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से भी 116वीं मतलब 160 अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें 1/3 सीट दे दी गई थी वुमेन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 101 में क्या हुआ था, जीएसटी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। 102 में क्या हुआ था, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास को क्या कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 103 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया था। 104 में क्या, SC/ST स्टेट रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दी गई थी, जो हम रिजर्वेशन है ना वो 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से 78 में आता है और पार्ट 5 में यूनियन में आती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। प्रेसिडेंट होता है अपना हेड ऑफ स्टेट, इसी को ही बोलते हैं हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत बहुत ज़रूरी है, याद रखना। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी उम्र 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, भारत का वो नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो हैंडल ना करता हो उसको। अब वोट कौन कौन डालेगा उसके, उसमें जितने भी इलेक्टेड एमपी हैं दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी इलेक्टेड हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट 12 आदमियों को नॉमिनेट करता है ना, वो नहीं होने चाहिए, ये सिर्फ इलेक्टेड, और सारे इलेक्टेड एमएलए वो वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मेथड होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सीक्रेट बैलेट में होते हैं। 5 साल का टाइम होता है, रिजाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और कई बार भी ये री इलेक्ट हो सकता है। यूएसए में क्या है कि प्रेसिडेंट 2 बार इलेक्ट होगा लगातार। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है, कोई 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना उसकी हिम्मत है, जितना वो 150-200 साल जिए, वो इलेक्ट हो तो सकता है। इम्पीचमेंट, अगर वो विलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान का अनादर करता है, तो हम उसको हटा सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। इसमें क्या है कि ये 1/4 मेंबर ऑफ आइदर हाउस इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और 2/3 मेजोरिटी से ये जो रेजोल्यूशन है पास करना पड़ेगा, तब जाके हटाया जाएगा। आज तक कोई भी राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर ऐसे हटाया नहीं गया है। और प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, पढ़ा था ना आर्टिकल 14 में कि कुछ एक्सेप्शंस रहती है। ये इम्यून रहता है अरेस्ट और पर्सनल लाइबिलिटी, जो ये काम करता है कि जो इसने राष्ट्रपति बन के काम करे उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। अब कुछ पावर्स हैं राष्ट्रपति की। एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है, प्राइम मिनिस्टर को लगाएगा, मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, जितने भी अटॉर्नी जनरल, कैग, SC/ST कमीशन, इनके चेयरमैन हो गए, शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करेगा, इनको ये करेगा। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, इन पार्ट है ये पार्लियामेंट का भी, आर्टिकल 79 में कुछ आर्टिकल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, समन प्रोरोग और डिजोल्व करता है लोकसभा के सेशंस को, MP को डिस्क्वालीफाई करता है, ऑर्डिनेंस देता है जब कोई हाउस सभा सदन में ना हो तो। फाइनेंशियल पावर क्या है, अगर मनी बिल लाना है तो पहले रिकमेंडेशन लगेगी प्रेसिडेंट की। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल में। ठीक है, और जब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, यानी कि जब मेजोरिटी खत्म हो जाती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसॉल्व कर सकता है। जुडिशियल पावर क्या है, CJI या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है,
सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ले सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे ही कि अगर उसको कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई सुझाव चाहिए वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है उसके रिगार्डिंग। आर्टिकल 143 में मिलिट्री पावर, ये प्रेसिडेंट जो है सारे तीनों डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, और इमरजेंसी डिक्लेयर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो उन्होंने 2 बार पूरी टर्म को पूरा किया और अपने ये पहले राष्ट्रपति भी थे। अब आप कमेंट करके बताना कि इंडिया का करंट राष्ट्रपति कौन है और भारत की पहली फीमेल राष्ट्रपति कौन थी, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। ये भी हमने अमेरिका से लिया। ठीक है। ये इलेक्ट किया जाता है, इसमें दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें लोकसभा राज्यसभा, इसमें ऑल एमपी आ जाएंगे, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही है। 35 साल की उम्र। अब वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, ये क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें तो है ही। ठीक है। रिमूवल क्या है, कोई ग्राउंड स्पेसिफाई नहीं है, 14 दिन का नोटिफिकेशन, और राज्यसभा में ही रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से एक्सेप्ट कर लेगी और हट जाएगा। पावर क्या है, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है जो भी बनेगा, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा के स्पीकर को मान लो कि आप चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और काम कब तक करेगा, मतलब जब ये प्रेसिडेंट जब अपने हाउस में नहीं, वो बीमार है, छुट्टियों पे गया या कुछ भी है, उसका ऑफिस कर लिए, तो उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर पोस्ट कर लिया तो उसके तो हमें इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है कि हमारे यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। वो क्या काम करेगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करेगा। आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर को पीएम की एडवाइस पे, यानी कि पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ, फिर जिसको प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि हाँ ये मेरे को मंत्री चाहिए, उनको मंत्री बना देगा राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के कहने से। ठीक है। अब एक आर्टिकल 75(1)(a हमें बोलता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगी मंत्रियों की वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपने कितने मेंबर हैं, 550 का 15% जो भी आएगा उससे ज़्यादा अपने मंत्री नहीं होने चाहिए। अब पीएम की टर्म क्या होती है, ये फिक्स नहीं है, जब तक मेजोरिटी में है तब तक वो है, यानी कि 5 साल रहेगा। जब उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो वो पहले भी हटाया जा सकता है। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कि जब तक राष्ट्रपति की उस पर कृपा रहेगी तब तक है वो, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है। ओल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद हाँ, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है अपना, वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन यूके में क्या है, वो लोअर हाउस का ही होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट है अपना गवर्नर। प्रेसिडेंट पढ़ लिया, ये सेंटर के अपन ने ये पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आ गया गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, और चीफ मिनिस्टर और ये आ जाएगा अपना इसमें। अच्छा देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते थे लेकिन गवर्नर होता है भाई अपॉइंटेड, इसको हम सेंटर का एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाएगा, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। अब जो ये गवर्नर है इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट, 5 साल के लिए। ठीक है। ये भी काम करेगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जब तक राष्ट्रपति की इस पर कृपा है। और जो 7वीं अमेंडमेंट आई थी उसमें बोल दिया गया था गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है। अब इसके क्या पावर है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की पावर थी वही पावर इसके पास सेम टू सेम है, वो सारी चीज़ें सेम टू सेम आ जाएगी। वो 12 मेंबर को अपॉइंट कर रहा था ना उसमें राज्यसभा में, ये 1/6 लेजिस्लेटिव मेंबर को भी नॉमिनेट करता है। ठीक है। और एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह वो एमपी कर रहा था, वो सारी चीज़ें सेम आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना चीफ मिनिस्टर। चीफ वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, सीएम जिसका हेड होगा, क्या काम करेगा, गवर्नर को एडवाइस करने का काम करेगा। सीएम को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, और बाकी मिनिस्टर को सीएम के कहने से गवर्नर करेगा। वो सारी चीज़ें सेम टू सेम। 91st अमेंडमेंट से क्या है कि 15% से ज़्यादा असेंबली की स्ट्रेंथ से ज़्यादा मंत्री नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है, 12। ठीक है। अपना यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई। कल हम पार्लियामेंट और उससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कुछ डाउट आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने डाउट वहाँ पर देते रहिएगा। थैंक यू।